Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to continue with my 50-point series. I have already uploaded chapter Challenges of Nation Building, जो मैंने कवर किया 50 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में. जो अभी आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है जिसमें सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. देखो, उसमें अगर आप सिर्फ किसी रेफरेंस के थ्रू एमसीक्यूज लर्न कर लेते हो तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, क्योंकि चैप्टर की जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है पॉइंट फॉर्म में वो होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप मान लो 50 क्वेश्चन भी इसके याद कर लेते हो एमसीक्यूज बेस्ड, लेकिन हो सकता है फिर भी कोई ऐसा पॉइंट आपका रह जाए जो उन एमसीक्यूज में कवर्ड ना हो, तो आप वो एमसीक्यूज भी करो, लेकिन उसके साथ साथ आप इस चैप्टर को भी समझो. और ऐसे अगर आप पॉइंट्स फॉर्म में उसको समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए. और मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ जो आप देख सकते हो. उनके सबके लिंक्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. फॉर दिस चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट इन 50 पॉइंट्स. क्यूबा वॉज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन और यूएसए, इन दोनों के जो कंपटीशन और इन दोनों के बीच में जो सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन हुई उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड वॉर. इसकी जो शुरुआत हुई उस पर हम बाद में जाएंगे. क्यूबा के बारे में पहले पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर आपका शुरू ही क्यूबा से होता है. क्यूबा जो एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री, वो सोवियत यूनियन की एक अलाइड कंट्री थी. इट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट. सोवियत यूनियन से हर तरीके की मदद मिलती थी क्यूबा को. सोवियत यूनियन प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा. बिकॉज ऑफ दिस यूएस वाज नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम क्लोज रेंज. सोवियत यूनियन ने क्या किया, उन्होंने क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए, न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी. और जिसकी वजह से, क्योंकि जो लोकेशन है क्यूबा की वो यूएसए के बिल्कुल नीचे है, तो उसकी वजह से यूएसए डायरेक्ट रेंज में आ गया. फर्स्ट टाइम, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था. The leader of Soviet Union wanted to convert Cuba into a Russian base. सोवियत यूनियन के लीडर्स क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट करना चाहते थे. The Soviet leaders were worried that USA would invade communist ruled Cuba. क्यूबा में कम्युनिस्ट रूल था और सोवियत यूनियन के लीडर्स को लगता था क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन कि यूएसए क्यूबा को इन्वेड कर लेगा और शायद वहां से फिडेल कैस्ट्रो का जो रूल है उसको भी हटा देगा. After 3 weeks, the Americans became aware of it. John F. Kennedy was the president of USA at that time. 3 हफ्ते के बाद यूएसए को पता चला. उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी. He and his advisors wanted Khrushchev, the Soviet Union president, to remove the missiles. जो जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइजर्स थे वो किसी भी तरीके की हॉट वॉर में नहीं पड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि ख्रुश्चेव, जो उस वक्त सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे, कि वो वहां से इन मिसाइल्स को हटा दें. कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा. और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो अमेरिकन वॉरशिप्स थे उनको भी ये ऑर्डर दे दिया कि क्यूबा की तरफ अगर कोई भी इस तरीके के सोवियत शिप्स आ रहे हैं तो तुरंत उस चीज को इंटरसेप्ट किया जाए. एंड दिस केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. इस पूरे के पूरे एपिसोड को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. एंड इन 1962 द सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा. द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलाइज. अब ये तो हो गया क्यूबा का कहानी. अब हम बात करेंगे कोल्ड वॉर एक्चुअली में क्या है. सो कोल्ड वॉर उन सारे के सारे सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कह सकते हैं जो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में हो गए थे उस वक्त. सो यू कैन कॉल देम एज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. हुई दोनों के बीच में, टेंशन हुई दोनों के बीच में, कॉन्फ्रंटेशन हुई दोनों के बीच में, और इसको पूरा का पूरा सिचुएशन को नाम दिया गया कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर एक्चुअली क्या थी? द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज और मिलिट्री अलायंसेस. ये जो कोल्ड वॉर थी इसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में ये पावर की राइवलरी थी या सिर्फ मिलिट्री अलायंसेस बना रहे थे. ये तो वही सिर्फ कोल्ड वॉर थी. कोल्ड वॉर उससे कुछ और ज्यादा थी. क्या थी कोल्ड वॉर? इट वॉज अकम्पनीड बाई अ रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट.
दोनों की विचारधारा के बीच में भी झगड़ा था, दोनों की विचारधारा अलग थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। The Western Alliance headed by US represented the ideology of liberal democracy. जो अलायंस बनाया यूएसए ने, जिसको यूएसए हेड कर रहा था, उसको नाम दिया गया वेस्टर्न अलायंस का। और ये जो अलायंस था ये रिप्रेजेंट करता था लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसी बेसिकली द पॉलिटिकल सिस्टम एंड कैपिटलिज्म यू कैन से द इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। तो ये तो था यूएसए का। The Eastern Alliance, headed by Soviet Union, represented communism and socialism. जो अलायंस बनाया सोवियत यूनियन ने, दैट वाज कॉल्ड एज ईस्टर्न अलायंस, और उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता था? वो रिप्रेजेंट करता था कम्युनिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक ओरिएंटेशन। तो ये भी झगड़ा था दोनों के बीच में। तो इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट को नाम दिया गया कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर शुरू कैसे हुई? अब कोल्ड वॉर शुरू हुई आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा, ताकि हमें ये पता चले कि बैकग्राउंड क्या था कोल्ड वॉर का। सो द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था उस वक्त, वो पूरी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। So now we will discuss about Second World War. So the Second World War was considered as a landmark in the contemporary world politics. The US, Soviet Union, Britain and France, these all formed a group, or you can say all these led the Allied powers, defeated the Axis powers. अब ये Axis powers क्या थी? Axis powers were led by Germany, Italy and Japan. यही क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटे एमसीक्यू में, जो आपको हर कंट्री का नाम पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है कि एलाइड पावर्स कौन सी थी और एक्सिस पावर्स कौन सी थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड फ्रॉम 1939 टू 45। 1939 में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 45 में खत्म हुआ। द वॉर हैड ऑल्सो स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। यूरोप के बाहर भी ये वर्ल्ड वॉर जो था वो स्प्रेड हो चुका था। सो जो रीजन थे वो थे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा जो म्यांमार है अब, एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। अगेन वन मार्क क्वेश्चन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918। ये अंडरस्टूड है कि इस वॉर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोला गया है, इसका मतलब इससे पहले एक और वर्ल्ड लेवल पे वॉर हो चुकी थी, एंड दैट वाज नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में खत्म हुई थी। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। अगेन वन मार्क क्वेश्चन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हुई। कैसे शुरू हुई कोल्ड वॉर? द यूएस ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स। यूएसए ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सो लास्ट जो पॉइंट था या एक्टिविटी थी वो था कि यूएसए ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। द नेम ऑफ दीज एटॉमिक बॉम्ब्स, इनको जो कोड नेम था वो था लिटिल बॉय एंड फैटमैन, और ये जो जापानीज सिटीज थी ये थी हिरोशिमा एंड नागासाकी। Critics of US decision says that US knew that Japan was about to surrender. तो जो लोग यूएसए के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं उनका मानना है कि यूएसए को ऑलरेडी पता था जापान सरेंडर करने वाला था, तो इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और ये जो एटम बॉम्ब्स थ्रो किए गए इसकी वजह से ये जो सिटीज थी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। The consequences of the end of Second World War was the rise of 2 new powers. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने का जो सबसे एक मेन कॉन्सिक्वेंस हुआ वो था कि वर्ल्ड लेवल पे अब 2 सुपर पावर्स बनी, या 2 पावर्स ने राइज किया, और ये 2 पावर्स थी यूएसए एंड सोवियत यूनियन। जापान एंड जर्मनी गॉट डिफीटेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जापान और जर्मनी जो थे वो एक्सेस पावर्स का ही उनको लीड कर रहे थे, और वो इसमें बुरी तरीके से डिफीट हो गए थे। The United States and Soviet Union became the greatest powers in the world. So सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब इस वक्त सिर्फ यही 2 पावर थी जो वर्ल्ड लेवल पे ग्रेटेस्ट पावर्स कहलाई। But they were aware of the fact that the destruction caused by the use of atom bombs
was too costly for any country to bear. लेकिन अब ये दोनों सुपर पावर्स थी, ग्रेटेस्ट पावर्स थी, लेकिन इसके ये एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर सिचुएशन में भी रही, लेकिन इसके साथ साथ इनको इस चीज का भी अंदाजा था कि ये किसी भी तरीके की एक्चुअल वॉर नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर इस बार न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए या वॉर हुई तो वो किसी भी कंट्री के लिए उसकी जो कॉस्ट है उनको फेस करना या उनको बियर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होगा वर्ल्ड लेवल पे। उस केस में किसी भी कंट्री को आप एक विक्टोरियस कंट्री नहीं मान पाओगे, क्योंकि सबको ही डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा। द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंटेड वॉर। सो ये जो इनका आपस का रिलेशनशिप था डेटरेंस वाला, द आइडियोलॉजी ऑफ डेटरेंस, टू डेटर समवन, इसको ही आप कह सकते हो कि इसकी वजह से ये राइवलरीज प्रिवेंट हुई। नाउ दे वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स। तो उन्होंने दूसरे तरीके अपनाए अपने इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड करने के लिए। तो पूरा का पूरा यूरोप जो था वो दो अलायंस फॉर्म में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। द स्मॉलर स्टेट्स गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड। अब ये जो छोटी कंट्रीज थी वो क्यों इन बड़ी कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहती थी? उसका रीजन था कि ये अगर वो इनके साथ अलाई कर रही थी तो जो सुपर पावर्स थी वो उनको ये प्रॉमिस कर रही थी that they will be protected against each other's local rivals and they will be provided with weapons and economic aid. So ये रीजन था छोटी कंट्रीज का इन सुपर पावर्स के साथ जुड़ने का। Most countries of Western Europe sided with US and Eastern Europe with Soviet Union. वेस्टर्न कंट्रीज जो थी यूरोप की, मतलब वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी, दे साइडेड विद यूएस, और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी दे साइडेड विद सोवियत यूनियन। NATO was the Western alliance formed in April 1949 by 12 states. NATO इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस था which was led by USA and it was formed in April 1949 and it was initially formed by 12 states, लेकिन later on after the disintegration of Soviet Union more countries joined this alliance. Warsaw Pact led by Soviet Union was created in 1955 to counter NATO's forces. अब सोवियत यूनियन ने भी अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया which was called as Warsaw Pact and ये इसीलिए बनाया गया था ताकि जो नेटो की फोर्सेस हैं उनको काउंटर किया जा सके यूरोप में। So these are the main points related to Second World War, end of Second World War and how the military alliances were being formed. Next move on to the another content. ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस थे, these were not the only two military alliances formed by these two superpowers. The USA also had built alliance system in Southeast and West Asia, which were called as SEATO and CENTO. The full form of SEATO is Southeast Asian Treaty Organization and CENTO की full form है Central Treaty Organization. The Soviet Union and Communist China responded by having close relation with North Korea and Vietnam. तो सोवियत यूनियन ने और कम्युनिस्ट चाइना ने they made close relations with Vietnam and North Korea in the region. But later on they quarreled over a territorial dispute in 1969. ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये जो सारे अलायंस सिस्टम्स बन गए थे इनका ये मतलब नहीं था कि आपस में जो एक अलायंस सिस्टम का हिस्सा थे उनके बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं होता था, ऐसा नहीं था। देयर वर स्टिल सम डिफरेंसेस। तो उनमें से एक ये रहा कि थोड़े दिनों के बाद 1969 में चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में एक दे ऑलरेडी दे क्वेरल्ड विद ईच अदर ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। द सुपर पावर्स नीडेड अलाइज। अब सुपर पावर्स को अलाइज की क्या जरूरत थी? They needed them for vital resources, territory to launch weapons, locations to spy on each other, and economic support. ये 4 reasons थे। उनको उनके जो vital resources थे, स्पेशली ऑयल, उनकी जरूरत थी। उनको ऐसी टेरिटरीज की जरूरत थी जहां से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते थे। उनको ऐसी लोकेशंस की जरूरत थी जहां से वो एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकते थे। और ये सारी की सारी जो छोटी स्टेट्स थी ये मिलके उनको एक इकोनॉमिक सपोर्ट बेस भी प्रोवाइड कर सकती थी। The two superpowers were poised for direct confrontations in Korea, Berlin, Congo,
वियतनाम एंड अफगानिस्तान। ये जो एरियाज हैं जहां पे एक तरीके से दोनों डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन में थे, दीज एरियाज आर कॉल्ड एज द एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। सो ये सारे नेम्स आपको कंट्रीज के याद रहने चाहिए। But the two powers understood that war might occur in spite of restraint, and then they signed 3 significant agreements. अभी हमने डिस्कस किया था कि दोनों एक डेटरेंस रिलेशनशिप में थी, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहती थी कि हॉट वॉर हो या वर्ल्ड लेवल पे अब दोबारा से कोई न्यूक्लियर वॉर हो। तो ये भी ये समझ चुकी थी कि ये, लेकिन ये वॉर अभी भी हो सकती थी अगर ये क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पोजेस किए जा रही थी सारी कंट्रीज और ये दोनों सुपर पावर्स, तो इन्हें ये डर था कि रिस्ट्रेंट रखते हुए भी कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, दे साइन 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स, दैट इज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एलटीपीटी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनएनपीटी, एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रीटी एबीएमटी। तो इनको आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट फॉर्म क्या है इनको एक्सप्लेन करो। In the content of alliance system, non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option, that is not to join any alliance. अब ये वो वाला टाइम भी था कि जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, तो जो ये पहले कॉलोनीज थी किसी न किसी फॉरेन पावर की, वो कंट्रीज अब इंडिपेंडेंट हो रही थी और अब उनके सामने उनके सामने ये सिचुएशन थी कि वो इन दोनों में से किस सुपर पावर के अलायंस को ज्वाइन करें। लेकिन जो ये कंट्रीज थी उनके सामने एक थर्ड ऑप्शन आई, वो थर्ड ऑप्शन आई नॉन अलाइनमेंट की फॉर्म में। नॉन अलाइनमेंट का मतलब था नॉट टू ज्वाइन एनी अलायंस, मतलब किसी भी अलायंस को ज्वाइन न करना। ये जो नॉन अलाइनमेंट थी इसके जो 5 फाउंडर लीडर्स हैं उनके नेम्स यू मस्ट नो। One is Josip Broz from Yugoslavia, Pandit Nehru from India, Sukarno from Indonesia, Kwame Nkrumah from Ghana, Abdel Nasser from Egypt. These were the 5 leaders of these countries. They got together and the friendship between them, in fact you can say, culminated into this policy of non-alignment. The first summit was happened held in Belgrade in 1961. This was attended by 25 member states. non-aligned movement का फर्स्ट समिट हुआ 1961 में बेलग्रेड में और इसको अटेंड किया 25 मेंबर स्टेट्स ने। 1960 होते होते देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन non-aligned movement. The 18th summit was held in अजरबैजान में हुआ, 18वां जो समिट हुआ जो कि 2019 में हुआ था। 120 मेंबर स्टेट्स ने इसको अटेंड किया and there were 17 observer countries. Each and every point is important here MCQ के perspective से, तो सब points आपको note down करने हैं। अब यहाँ पे कई बार ये भी हुआ कि नॉन अलाइनमेंट को रिलेट किया गया न्यूट्रलिटी से या आइसोलेशनिज्म से। सो देयर इज वन पॉइंट आई हैव इंक्लूडेड कि जो नॉन अलाइनमेंट थी वो आइसोलेशनिज्म उसको नहीं कहा जा सकता। जो हम एग्जाम्पल अगर देखें आइसोलेशनिज्म का, मतलब अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रखना वर्ल्ड अफेयर्स से, तो इसका एग्जाम्पल है कि जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी जो 1787 में, उससे लेके और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग तक यूएसए ने अपने आप को आइसोलेट करके रखा था वर्ल्ड अफेयर्स से। इस पॉलिसी को हम आइसोलेशनिज्म कह सकते हैं, लेकिन नॉन अलाइनमेंट को आइसोलेशनिज्म या न्यूट्रलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी लीडर्स थे नॉन अलाइन कंट्रीज के, उन्होंने काफी बीच बीच में जब भी ये कोल्ड वॉर की कन्फ्रंटेशंस होती थी, सो दे यूज्ड टू प्ले अ रोल इन मीडिएटर, मतलब मीडिएटिंग करते थे, मीडिएटर का रोल प्ले करते थे। The idea of new international order, that is NEO, originated among least developed countries. ये जो कंट्री थी एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की, जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, इनको कहा गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि ये कंट्रीज जो थी वो अभी डेवलप नहीं हुई थी, इनफैक्ट दे वर वेरी बैकवर्ड। और इन्हीं कंट्रीज के जब ये कंट्रीज मतलब राइज कर रही थी एज इंडिपेंडेंट नेशन, तो एक नया आइडिया यहाँ पे जन्म हुआ, नए आइडिया का, जिसको कहा गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो। इसकी फुल फॉर्म यू मस्ट नो। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट,
UNCTAD, उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. दिस पब्लिश्ड अ रिपोर्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की. दिस रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1972 and this report was entitled to be towards a new trade policy for development. Again very important. तो UNCTAD ने एक रिपोर्ट पब्लिश की 1972 में और इसका टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के लिए एक नई ट्रेड पॉलिसी बनाना. This was to give the LDCs control over their natural resources, to obtain access to Western markets, to reduce the cost of technology, and to have greater role in international economic institutions. Why this report was published? What were the features of this report? इस रिपोर्ट के फीचर्स थे कि ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल मिले. दे शुड गेट एन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, ताकि वेस्टर्न मार्केट्स में ये अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके. जो भी इनको टेक्नोलॉजी की जरूरत थी दैट शुड बी गिवन टू देम और द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी रिड्यूस्ड. और जो वर्ल्ड लेवल के इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे उनमें इनको ज्यादा रोल प्ले करने के लिए मिले. ये सब जब हो रहा था इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इंडिया ने लिया था जो आपको पता होना चाहिए. दैट वाज दैट इंडिया साइंड अ ट्रीटी 20 years treaty of friendship with USSR. इंडिया ने 1971 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की 20 सालों के लिए यूएसएसआर के साथ. इसीलिए इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखने होंगे जो मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं. इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो. लेकिन ये जो 50 पॉइंट्स है, ये 50 पॉइंट्स भी आपको पूरे चैप्टर को कवर करने में हेल्प करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो आप क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में याद भी रख सकते हो. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट चैप्टर फॉर दिस 50 पॉइंट्स सीरीज. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.